हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a बराबर 135 और b बराबर 1357, यानी हमें सवाल में दो समुच्चय दिए गए, एक समुच्चय कैपिटल ए, दूसरा समुच्चय कैपिटल बी। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, मतलब a माइनस बी में यूनियन करना है किसका, b माइनस ए का। तो कितने के बराबर आ जाए, 7 के बराबर आ जाए। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए हमको a बराबर कितना दिया है, a बराबर दिया है 135, b बराबर दिया है 1357। अब स्टूडेंट्स, जो मुझे सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यूनियन बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम a माइनस बी का मान निकालेंगे, फिर किसका, b माइनस ए का, क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा a माइनस बी इक्वल, a का मान कितना है 135 माइनस b का मान कितना है 1357। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ a माइनस बी। a माइनस बी का अर्थ ये नहीं है स्टूडेंट्स कि a के एलिमेंट में b के एलिमेंट घटाना है, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा। a माइनस बी का अर्थ ये है कि a के वे अवयव जो b में ना हो। तो आपको बस ये देखना है पहले सेट का ऐसा कौन सा अवयव है जो दूसरे सेट में नहीं है। माइनस का अर्थ है ये, a माइनस बी का मतलब a के वे अवयव जो b में ना हो। तो देखिए a के तीनों अवयव g में है। देखिए 1 भी दूसरे सेट में, 3 भी दूसरे सेट में, 5 भी दूसरे सेट में, यानी पहले सेट का हर एक अवयव दूसरे सेट में मौजूद है। इस वजह से इसका डिफरेंस क्या होगा, 5, क्योंकि डेफिनेशन ये है कि पहले सेट के वे अवयव जो दूसरे सेट में ना हो। तो अगर पहले सेट के सारे अवयव दूसरे सेट में हो जाए तो फिर a माइनस बी का आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया a माइनस बी। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा b माइनस ए। तो b माइनस ए का मतलब b की वैल्यू 1357 माइनस a कितना 135। अब स्टूडेंट्स b माइनस ए का अर्थ दूसरा है, b माइनस ए का अर्थ है b के वे अवयव जो a में ना हो। तो ये b सेट है, तो देखिए b सेट का कौन सा अवयव दूसरे सेट में नहीं है। तो देखिए 135 को है, 7 नहीं है, तो b माइनस ए का अर्थ क्या हो गया, 7 हो गया। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए बराबर 7, ये सिद्ध करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, निकाल लिया, a माइनस बी निकाल लिया, b माइनस ए निकाल लिया। तो अब मैं क्या निकालूंगा, a माइनस बी के यूनियन में, यूनियन करूंगा किसके साथ, b माइनस ए के साथ। और ये परिभाषा बताई थी, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इसको बोलते हैं a सिमेट्रिक डिफरेंस b, पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो a माइनस बी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 5 यूनियन, और b माइनस ए का मतलब 7। और स्टूडेंट्स 5 का यूनियन किसी भी सेट के साथ किया जाए, यूनियन का मतलब क्या है, दोनों सेट के एलिमेंट लेना। तो 5 का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय। तो इस समुच्चय में तो कोई अवयव ही नहीं है, तो इसका यूनियन क्या है, सिर्फ 7 लिया जाएगा। पाई का मतलब ऑलवेज रिक्त समुच्चय। तो आपको याद रखना है पाई का यूनियन किसी भी सेट के साथ किया जाए, पाई का यूनियन किसी भी सेट के साथ किया जाए तो आंसर वही सेट आएगा, ए आएगा। ये स्टूडेंट ध्यान रखना है क्योंकि पाई में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर मैंने लिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है, मैंने कॉर्नर में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 8वां क्वेश्चन है, यदि a बराबर x ऐसा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए इसमें जो a है वो सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी समुच्चय निर्माण रूप में, तो इसको हम सूची विधि में बनाएंगे। तो देखिए a क्या दिया है, a हमको दिया है कि x ऐसा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब जो x है वो एक नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी हो सकती है। तो x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। मतलब स्टूडेंट्स मुझे वो x चाहिए जो प्राकृतिक भी हो
और 3 के गुणज भी हो। गुणज भी हो का मतलब जिनमें 3 का भाग जाता हो। तो ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या है जिनमें 3 का भाग जाता है, वही इस समुच्चय का क्या होगी, x होगी। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 का गुणज, 3, 6, 9, 12, 15, 18 3 के गुणज तो बहुत सारी संख्या है, तो मैंने कुछ लिख दी, ये a सेट बन गया। b सेट क्या है, x ऐसा है कि x 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो बताइए 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, ये हो गया b सेट। तो क्या पूछ रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि a यूनियन b बराबर इतना, मतलब अब की बार हमें a और b का क्या निकालना है, यूनियन, और ये सिद्ध करना है। तो देखिए a सेट भी बना बनाया है, b सेट भी बना बनाया है, तो a यूनियन b करेंगे तो a के एलिमेंट्स है 3, 6, 9, 12, 15, 18 डैश डैश, और यूनियन b के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5। यूनियन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दो सेट के यूनियन का मतलब हर एक सेट का अवयव लेना है। तो सबसे पहले देखिए a अपरिमित सेट है, क्यों, क्योंकि a में अवयव निश्चित नहीं, जबकि b में अवयव निश्चित है। तो ऐसा करते हैं सबसे पहले हम b के अवयव निकाल लेते हैं। तो b के अवयव क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। यूनियन का मतलब प्रत्येक सेट के अवयव ले लें। पहले b सेट को लिख लिया क्योंकि b सेट क्या है, निश्चित, और a सेट क्या है, अनिश्चित। अब देखिए a सेट में कौन सा एलिमेंट है, 3, लेकिन हम 3 ले चुके हैं क्योंकि सेट में कोई एलिमेंट रिपीट करके नहीं लिखा जाता। तो 3 हो चुका, 6 अभी तक नहीं हुआ है, 6 लिखेंगे। अब देखिए 9 भी नहीं हुआ है, 12, 15, 18 डैश डैश डैश। तो ये देखिए स्टूडेंट्स आ गया a यूनियन b बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18 डैश डैश डैश। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने अगला क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, 9वां नंबर क्वेश्चन। 3 पार्ट लिए हुए हैं, तीनों पार्ट में एक चीज कॉमन है। कौन सी चीज कॉमन है, ध्यान से देखिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय लेना है। अब की बात क्वेश्चन में कह दिया कि स्टूडेंट्स जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है यानी कैपिटल है, उसको हमें क्या बनाना है, सार्वत्रिक समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से, जाई से या एच से। तो सवाल ये कह रहा है कि इस सवाल में जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो हमें किसका लेना है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का। यानी प्रश्नानुसार इस सवाल का जो सार्वत्रिक समुच्चय है u, वो किसके बराबर है, कैपिटल N के बराबर। ये सवाल कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को क्या लेना है, सार्वत्रिक समुच्चय। और सार्वत्रिक समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल U से, जाई से या एच से। तो इसमें हमें u को क्या लेना है, कैपिटल N, और सब लोग जानते हैं कैपिटल N क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये u का काम करेगा इन तीनों सवालों के लिए। सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में लेकर निम्नलिखित समुच्चयों के क्या लिखिए, पूरा का मतलब कॉम्प्लीमेंट। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि अगर कोई समुच्चय a है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रदर्शित करते हैं, a डैश से या a कॉम्प्लीमेंट से या a बार से। और ये जो कॉम्प्लीमेंट निकलता है वो कैसे निकलता है, सार्वत्रिक समुच्चय में इस a के अवयव को हटा देते हैं, तो a डैश बराबर क्या निकलता है, u माइनस a निकलता है। तो इसमें 3 सवाल लिए हुए हैं। सबसे पहले मैं पहला सवाल ले लेता हूँ। देखिए पहला सवाल से बिल्डर फॉर्म में x ऐसा है कि x, अगर ऐसा करके कुछ लिखा तो समझ जाइए सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला सेट क्या है, x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू n, यानी हर एक x किसमें बिलोंग कर रहे हैं, n का मतलब प्राकृतिक संख्याओं में, कैपिटल N का मतलब हर एक x क्या है, प्राकृतिक संख्या। और x बराबर क्या है, 3n, जो x का मान है वो 3n के बराबर चल रहा है, और इसमें जो स्मॉल n है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N में। तो बताइए सबसे छोटी n में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1। तो इसमें सबसे पहले स्मॉल n की जगह क्या रखेंगे, 1। तो 1 रखेंगे तो x बराबर क्या है, 3। तो इस सेट का सूची विधि क्या स्टार्ट होगी, 3 से स्टार्ट होगी।
फिर क्या रखेंगे, n की जगह 2, दूसरी प्राकृतिक संख्या 2 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा 3 गुणा 2 यानी 6। फिर जब 3 रखेंगे तो आएगा 9, 4 रखेंगे तो आएगा 12, 5 रखेंगे तो 15। प्राकृतिक संख्याएं कभी खत्म तो होती नहीं, तो ये सेट भी अपरिमित रहेगा। और इस सेट को मैं स्टूडेंट्स ए का नाम दिए दे रहा हूँ, तो लिख दिया माना कैपिटल ए बराबर ये बन गया। ये समुच्चय निर्माण विधि से कौन सी विधि बन गई, सूची विधि बन गई। और x बराबर क्या दिया था 3n, और n बिलोंग्स टू कैपिटल n। कैपिटल n क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। तो मुझे n का मान रखना पड़ा 1 2 3 4 5 6। तो जब 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई 3, 2 रखा तो 6 आई, 3 रखा तो 9 आई। इस प्रकार से a बन गया। अब स्टूडेंट मुझे इसी a का क्या निकालना है, पूरक। पूरक का मतलब a डैश, और a डैश बराबर क्या होता है u माइनस a। सार्वत्रिक समुच्चय में उसी सेट को हटा देंगे तो डैश आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो a डैश का मतलब u कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और माइनस a कितना है 3 6 9 12 15, फिर आएगा 18, ऐसे चलता चला जाएगा। अब क्या मतलब है इसका, a डैश का मतलब है u के ऐसे एलिमेंट्स जो a में ना हो, u के वे अवयव जो a में ना हो। तो देखिए u का 1 a में नहीं, u का 2 उसमें नहीं है, तो क्या बनेगा 1 2। 3 है 3 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं है, इसी प्रकार 5 नहीं होगा, 6 है 6 हटाना पड़ेगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं है, 9 है तो 9 हटाना पड़ेगा, 10 नहीं है, 11 नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आ गया a डैश, क्या आ गया ये a डैश का मान हो गया, ऐसे ही ये चलता रहेगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर हो गया नीचे वाला। दूसरी समुच्चय निर्माण विधि क्या है, दूसरा लिखा है x ऐसा है कि x एक अभाज्य संख्या है। मतलब अब की बार मुझे x की जगह क्या चाहिए, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो तथा 1 से विभाजित हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो इसका जो सेट जो टेबुलर फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे ही चलती रहेगी अभाज्य संख्या। और इस सेट को मैंने स्टूडेंट्स कैपिटल B के बराबर मान लिया। तो अब मुझे क्या चाहिए, B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी B डैश चाहिए। तो B डैश कैसे लिखेंगे, U माइनस B। यूनिवर्सल सेट में इसी B को माइनस कर देंगे तो B डैश आ जाएगा। U क्या है स्टूडेंट्स, U है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और माइनस B कितना है 2 3 5 7 11 13 10। तो अब मुझे क्या करना है, बीच में माइनस लगा है तो आप सोचेंगे पहले सेट के वे अवयव जो दूसरे सेट में ना हो। तो ढूंढिए पहले सेट के कौन कौन से अवयव दूसरे सेट में नहीं है। पहले सेट का 1 दूसरे सेट में नहीं है तो 1 लिया जाएगा। पहले सेट का 2 दूसरे सेट में है, नहीं लेंगे। पहले सेट का 3 दूसरे सेट में है, नहीं लेंगे। पहले सेट का 4 नहीं है दूसरे सेट में, तो ये लिया जाएगा। 5 पहले सेट में है और दूसरे सेट में भी है तो इसको नहीं लेंगे। 6 देखिए 6 नहीं है, 6 ले लेंगे। 7 पहले सेट का 7 दूसरे सेट में भी है तो 7 को नहीं लेंगे, 8 ले लेंगे। इसी प्रकार स्टूडेंट्स ये बढ़ता चला जाएगा। ये आ गया इसका क्या, B का डैश आ गया। ये दूसरे सवाल का आंसर हो गया। अब तीसरे सवाल का आंसर में कैसे निकालना है, तीसरे सवाल को भी सेट वेक्टर फॉर्म से किसमें बदलेंगे, सूची विधि में बदलेंगे। देखिए तीसरा कथन क्या है, तीसरा कथन है x ऐसा है कि x 3 व 5 से विभाज्य है। मतलब मुझे अब ऐसे x ढूंढने जो 3 से भी विभाज्य हो, वाह का मतलब तथा, मतलब जो 3 से भी विभाज्य हो और 5 से भी विभाज्य हो। तो स्टूडेंट 3 और 5 से विभाज्य कौन से पूर्णांक होते हैं, 15 3 से भी विभाज्य होता है, 5 से भी विभाज्य होता है। 15 के बाद क्या आएगा 30 3 से भी विभाज्य, 30 5 से भी विभाज्य। फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स, फिर आएगा 45, ये 3 से भी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है।
फिर क्या आएगा 60, ये 3 से भी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं बहुत सारे पूर्णांक 3 से विभाज्य हो और 5 से विभाज्य हो, तो इसको मैंने क्या मान लिया, c के बराबर कर दिया। अब मुझे इस c का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट यानी c डैश, तो c डैश कैसे निकलेगा, u माइनस c, तो u का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ता रहेगा, और माइनस c कितना है 15 30 45 60 10। अब मुझे क्या करना है, फिर से बीच में क्या लगा है माइनस, तो पहले सेट के वे अवयव जो दूसरे सेट में ना हो, तो देखिए पहले सेट के कौन कौन से अवयव दूसरे सेट में नहीं है, पहले सेट का 1 भी दूसरे सेट में नहीं है, तो 1 रहेगा, 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9 10 11 12 13 14, ये सारे अवयव u के पहले सेट के, ये सारे अवयव दूसरे सेट में नहीं है, लेकिन 15 देखिए पहले सेट में भी आएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में तो 15 भी होगा, लेकिन पहले सेट का 15 दूसरे सेट पे है, 15 हटाना पड़ेगा, फिर क्या आएगा 16 17, ऐसे स्टूडेंट चलता रहेगा, तो ये हो गया सी का क्या डैश हो गया, ये इसका पूरा समझ हो गया। तो स्टूडेंट्स मैंने अगला क्वेश्चन लिया हुआ है, यदि कैपिटल ए बराबर 2 3 4 5 10, कैपिटल बी बराबर 3 4 5 10 12, कैपिटल सी बराबर 4 5 6 7 12 14, यानी इस सवाल में 3 समुच्चय दिए हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, तीनों ही स्टूडेंट्स परिमित समुच्चय हैं, मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मुझे यूनियन किसका किसका निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का क्या निकालना है यूनियन, तो सबसे पहले मैं छोटे ब्रैकेट वाली चीजें निकालूंगा, सबसे पहले निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी, 13वें नंबर का सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, ए की वैल्यू क्या है 2 3 4 8 10, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 3 4 5 10 12। तो स्टूडेंट इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मुझे ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, इसका मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट चाहिए, तो देखिए ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है 3 है 4 है और 10 है, 3 4 और 10 ये स्टूडेंट सभी जगह मुझे मिल रहा है दोनों साइड में, तो ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट हो गया 3 4 10, ये मैंने निकाला ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे क्या चाहिए ए इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले मैं छोटे ब्रैकेट निकाल रहा हूं, तो ए कितना है 2 3 4 8 10, इंटरसेक्शन सी कितना है, सी है 4 5 6 7 12 14, फिर से मुझे इंटरसेक्शन चाहिए यानी कॉमन एलिमेंट चाहिए, तो देखिए दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, आई थिंक दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट 4 है, 4 एक ऐसा अवयव है जो पहले सेट में भी है और 4 एक ऐसा अवयव है जो दूसरे सेट में भी है, तो ए इंटरसेक्शन सी स्टूडेंट्स हो गया 4, तो ये मैंने निकाला ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, स्टूडेंट्स मुझे इन दोनों का यूनियन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू चाहिए इक्वल लगाया, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 3 4 10, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्या है 4, यूनियन का मतलब क्या होता है दोनों एलिमेंट्स के सेट, दोनों सेट के एलिमेंट्स रखने हैं, तो पहले सेट के एलिमेंट्स क्या है 3 4 10 और दूसरे सेट के एलिमेंट्स क्या है 4 मैं लिख चुका हूं, तो ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट 3 4 10। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन मैंने दिया होगा 18 नंबर, देखिए इसमें 3 सेट 2 सेट दिए हैं ए और बी, कैपिटल ए दिया है कैपिटल बी दिया और यू दिया है, अब देखिए यू इस समस्या का सबसे बड़ा सेट है और यू से ए का निर्माण हुआ है, यू से बी का निर्माण हुआ है, मतलब यू में ए के अवयव भी स्थित है, यू में बी के भी अवयव स्थित है, यानी यू इस समस्या का क्या है सार्वत्रिक समुच्चय है, तो हमें सिद्ध करना है ए यूनियन बी का डैश,
बराबर 5,6 ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए डैश किसका निकालना है, ए यूनियन बी का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए यूनियन बी का क्या निकालूंगा, मान निकालूंगा। सॉल्यूशन 18। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए यूनियन बी इक्वल, ए की वैल्यू है 1 2 3, यूनियन बी की वैल्यू है 2 3 4। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ए यूनियन बी इक्वल, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स लेंगे। तो पहले सेट के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, और जब दूसरे सेट के एलिमेंट्स लेंगे तो 2 और 3 मैं लिख चुका हूं, तो सिर्फ कितना बचेगा 4 लेना होगा। तो ए यूनियन बी कितना हो गया 1 2 3 4। अब स्टूडेंट मुझे चाहिए ए यूनियन बी का डैश। तो देखिए ए यूनियन बी को दे सेट है, और किसी भी सेट का डैश कैसे निकालते हैं, उस सेट को यूनिवर्सल सेट में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो अगर मुझे ए यूनियन बी का डैश निकालना है तो इस ए यूनियन बी को मैं किसमें घटा दूंगा, यू में। तो यू बराबर से ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी। आपने पढ़ा है किसी सेट ए का डैश क्या होता है, यू माइनस ए। तो अगर मैं इस सेट ए को बदल दूं ए यूनियन बी से, तो जहां जहां ए है वहां क्या रखना होगा, ए यूनियन बी। तो ए की जगह मैंने ए यूनियन बी रख दिया, तो बचा ए यूनियन बी का डैश इक्वल यू माइनस ए यूनियन बी। अब यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, और माइनस ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी स्टूडेंट्स 1 2 3 4। अब बीच में माइनस लगा है, माइनस का मतलब पहले सेट के वे अवयव जो दूसरे सेट में ना हो। पहले सेट के कौन से अवयव दूसरे सेट में है, 1 2 3 4 दूसरे सेट में दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है 5 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 6, और ये ए यूनियन बी का होल डैश। तो देखिए मुझे क्या प्रूव करना था, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर 5,6। ये स्टूडेंट्स प्रूव हो गए। अब अगला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में 3 सेट हैं, ए बी और सी, ए बी और यू। देखिए ए सेट बी सेट और यू सेट क्या है, 1 2 3 4 डैश डैश और फिर 9। तो 4 और 9 के बीच में क्या क्या छूट गया, 5 6 7 8। यानी ये जो यू है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, कहां से कहां तक की, 1 से 9 तक की। तो इसके बीच में क्या क्या है, 5 है 6 है 7 है 8 है। तो देखिए यू सेट जो है, यू सेट ए के लिए अवयव रखे हुए। देखिए यू सेट में 1 2 3 4 की है, और यू सेट में 2 4 6 8 की होगा। 2 4 और बीच में 6 भी मिलेगा और 8 भी मिलेगा। यानी इस समस्या का जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो क्या है, यू है। हमें क्या निकालना है, सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए यहाँ पर भी ए और बी है, यहाँ पर भी ए और बी है, यानी मुझे इसको सिद्ध करना होगा तो एलएचएस और आरएचएस दोनों को आपस में क्या दिखाना होगा, बराबर। तो देखिए क्या लिखा है, ए यूनियन बी का डैश। पहले मैं एलएचएस देख रहा हूँ, तो मुझे चाहिए ए यूनियन बी का डैश। तो पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी, तब उसका क्या निकालेंगे, डैश, जैसे पिछले सवाल में निकाला था। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए यूनियन बी इक्वल, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, यूनियन बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 2 4 6 8। तो ए यूनियन बी इक्वल, अब यूनियन करना, यूनियन का मतलब ए और बी दोनों के एलिमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं ए के एलिमेंट्स लिख लूं 1 2 3 4। अब जब बी के एलिमेंट्स लूंगा तो 2 है, 2 में लिख चुका हूं, 4 भी मैं लिख चुका हूं, बचा 6 और 8। तो ये स्टूडेंट्स हो गया ए यूनियन बी। लेकिन मुझे चाहिए एलएचएस में ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का डैश कैसे निकालेंगे, जैसे पीछे निकाला था, यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस समस्या का यूनिवर्सल सेट क्या है, यू। तो यू में हम क्या माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी। तो इस समस्या का यूनिवर्सल सेट यू क्या है, यू है 1 से लेके 9 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस
और ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4 6 8। तो मैं निकाल रहा हूं ए यूनियन बी का डैश इक्वल, बीच में क्या लगा है? माइनस। तो मैं क्या देखूंगा कि पहले सेट के में अवयव जो दूसरे सेट में ना हो। तो पहले सेट के कौन कौन से अवयव है? 1 दूसरे सेट में है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, क्या नहीं है? 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है और 9 नहीं है। तो ए यूनियन बी का स्टूडेंट्स क्या निकला? 5 7 9। तो ये तो स्टूडेंट्स मैंने एलएचएस की वैल्यू निकाल ली, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। अब मुझे आरएचएस चाहिए। तो आरएचएस में क्या करना है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले मुझे निकालना होगा ए डैश, फिर निकालना होगा बी डैश। तो ए डैश कैसे निकालेंगे? ए डैश निकालने के लिए हम लगाएंगे u माइनस ए। तो u क्या है स्टूडेंट्स? u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ए क्या है? ए है 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स ए डैश क्या निकलेगा? फिर से माइनस लगा। तो पहले सेट के वे अवयव जो दूसरे सेट में ना हो। तो पहले सेट का 1 2 3 4 दूसरे सेट में है, क्या नहीं है? 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट्स हो गया ए डैश। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? बी डैश। बी डैश बराबर u माइनस बी। u कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस बी कितना है? बी है 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो स्टूडेंट्स बी डैश मुझे चाहिए। बी डैश का मतलब बीच में माइनस लगा है, पहले सेट के वे अवयव जो दूसरे सेट में ना हो। तो पहले सेट के कौन कौन से अवयव नहीं है? 1 3 5 7 9। तो ये स्टूडेंट्स हो गया बी डैश। अब मुझे यहाँ एडजस्ट कैसे निकलेगा? ए डैश और बी डैश का क्या करना होगा? इंटरसेक्शन। तब आरएचएस की क्या आएगी? वैल्यू आएगी। तो मैं क्या करूंगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश की वैल्यू क्या है? 5 6 7 8 9 और इंटरसेक्शन बी डैश कितना है? 1 3 5 7 9। स्टूडेंट्स बीच में इंटरसेक्शन लगा है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 5 7 9। ये दोनों जगह कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना हो गया? 5 7 9। इसको समीकरण बना लिया 2। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की 5 7 9 है और ए यूनियन बी का डैश भी कितना है? 5 7 9। कहने का मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के आरएचएस क्या है? बराबर। तो जब दोनों के आरएचएस बराबर है तो दोनों के एलएचएस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से तो दोनों के एलएचएस क्या करते हैं? इक्वल। तो एक का एलएचएस क्या है? ए यूनियन बी पूरे का होल डैश इक्वल 2 का एलएचएस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यही हमें सिद्ध करना था। प्रूव। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर मैंने क्या लिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। 20 नंबर में 2 पार्ट सिद्ध करने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में 3 सेट दिए हैं। ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है और एक अन्य सेट दिया है यू है 1 से लेकर 9 तक। बीच में गैप छूटा है 3 के बाद, यानी 3 के बाद क्या क्या होगा? 4 5 6 7 8 9। और यू स्टूडेंट्स इस समस्या का क्या यूनिवर्सल है, क्योंकि यू में ए के भी अवयव शामिल है, यू में बी के भी अवयव शामिल है, यू में सी के भी अवयव शामिल है। तो पहले पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है? a माइनस बी माइनस सी बराबर 1 कॉमन 3। तो इसका हम क्या करेंगे? एलएचएस ले लें। आरएचएस में कोई सेट नहीं, आरएचएस आकर 1 3 ये आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं छोटे ब्रैकेट की वैल्यू निकाल लूंगा पहले पार्ट के लिए। तो पहले पार्ट में छोटा ब्रैकेट किसमें लगा? b माइनस सी। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा b माइनस सी। तो b माइनस सी का मतलब b की वैल्यू 2 3 4 माइनस c का मतलब 3 4 5 6। अब स्टूडेंट्स बीच में माइनस लगा हुआ है तो हमें क्या सोचना है? पहले सेट के वे अवयव जो दूसरे सेट में
ना हो। तो पहले सेट का कौन सा अवयव दूसरे सेट में नहीं है? 3 और 4 तो दूसरे सेट में है, सिर्फ 2 ही इतना है। तो b माइनस सी स्टूडेंट्स कितना हो गया? 2। ये मैंने निकाल ली b माइनस सी की क्या वैल्यू। अब मुझे LHS कैसे निकालना है? a में घटाना है कितना? b माइनस सी। तो मैं क्या करूंगा? a माइनस b माइनस सी इक्वल a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 1 2 3 और माइनस b माइनस सी की वैल्यू 2। फिर से माइनस लगा है तो मैं क्या सोचूंगा कि पहले सेट का वो अवयव जो दूसरे सेट में ना हो। पहले सेट के कौन कौन से अवयव दूसरे सेट में नहीं है? 1 और 3। तो स्टूडेंट्स ये हो गया a माइनस b माइनस सी, a माइनस और ब्रैकेट में b माइनस सी बराबर कितना? 1 3। यही मुझे प्रूव करना था, सिद्ध हो गया। अब मैं क्या करूंगा? दूसरा पार्ट इसका करूंगा। दूसरे पार्ट को आपको सिद्ध करना है 1 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए LHS में ब्रैकेट किसमें लगा है? सबसे पहले a माइनस b में। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? a माइनस b। तो a माइनस b का मतलब a की वैल्यू 1 2 3 माइनस b की वैल्यू 2 3 4। तो a माइनस b बराबर बीच में फिर से माइनस लगा है। तो हमको क्या सोचना है कि पहले सेट का कौन सा अवयव दूसरे सेट में नहीं है, बस वही लिखेंगे। तो पहले सेट का 1 दूसरे सेट में नहीं है, तो 1 हो गया और 2 और 3 है तो 2 और 3 नहीं लेंगे। तो इसका आंसर a माइनस b कितना है? 1। लेकिन मुझे a माइनस b में क्या घटाना है? c घटाना है। तो मैं लिखूंगा a माइनस b माइनस c इक्वल a माइनस b कितना है? 1 माइनस और c कितना है? 3 4 5 6 3 4 5 6। स्टूडेंट्स फिर से बीच में माइनस लगा हुआ है। तो ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है। मैं फिर से वही सोचना है कि पहले सेट का कौन सा अवयव दूसरे सेट में नहीं है। तो देखिए पहले सेट में केवल एक ही अवयव है 1 और वो एक अवयव दूसरे सेट में नहीं है। तो इसका आंसर कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो देखिए इसका आंसर कितना आ गया? सिग्निफिकेंट 1। यही मुझे प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स ये हो गए एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन तथा पूरा समुच्चय पर आधारित थे। अब मैं आपको कुछ और बता दे रहा हूं। विसंगित समुच्चय। एक मैंने संघ बताया था आपको, संघ का मतलब यूनियन। अब क्या हो गया? विसंगित समुच्चय। विसंगित समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय इनको इंग्लिश में स्टूडेंट्स बोलते हैं विसंगित समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स। तो बात आती है विसंगित समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय कितने होते हैं। देखिए विसंगित समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय में सिर्फ 2 समुच्चय ही शामिल होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। तो आपको क्या करना है? 2 समुच्चय लेना है a और b। मान लिया कैपिटल A और कैपिटल B 2 समुच्चय हैं। तो 2 समुच्चय कैपिटल A तथा कैपिटल B विसंगित समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय कब कहलाते हैं? जब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? 5। बहुत ही सिंपल सी बात है कि 2 समुच्चय विसंगित समुच्चय कब कहलाते हैं? जब उन दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव कॉमन ना हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो a और b में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, यानी a इंटरसेक्शन b बराबर 5। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 2 समुच्चय असंयुक्त समुच्चय या विसंगित समुच्चय कब कहलाते हैं? जब उन दोनों का इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय होता है। अगर इसको वेन आरेख से देखेंगे तो सपोज करिए ये वेन आरेख है, यूनिवर्सल सेट U है। तो देखिए a और b में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, इसका मतलब a का सर्कल अलग बनेगा, b का सर्कल अलग बनेगा। अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते तो ये सर्कल ऐसा बनता, लेकिन अब कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो दोनों सर्कल अलग अलग बनेंगे। ये किसका फिगर है? जब a और b विसंगित समुच्चय यानी इसमें a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। अब स्टूडेंट्स आता है युग्मतः विसंगित समुच्चय। युग्मतः विसंगित समुच्चय इंग्लिश में से बोलते हैं पेयर वाइज
डिसजॉइंट सेल्स, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेल्स। तो आपको नाम तो समझ में आ रहा है, इसके पेयर वाइज यानी दो दो समुच्चय ही लेना है और विसंगत में हमेशा दो दो समुच्चय ही चलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सवाल में आपको दो से ज्यादा समुच्चय दिए, मान लीजिए 4 समुच्चय दिए ए बी सी और डी, पूछेगा पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट क्या होंगे। युग्मोत्तर विसंगत समुच्चय का मतलब आपको ए सिलेक्ट करना है, तो ए का पेयर किसके किसके साथ बनेगा, तो ए का पेयर बी के साथ, बी का पेयर, फिर ए का पेयर किसके साथ बन सकता है, सी के साथ, फिर ए का पेयर किसके साथ बन सकता है, डी के साथ। अगर इनका इंटरसेक्शन क्या हो, 5, तो ये तो ए के पेयर के साथ बन गए। अब बी के साथ देखेंगे, तो ए मैंने सिलेक्ट करके तीनों के साथ मैच करा दिया। अब बी को सिलेक्ट करेंगे, तो बी किसके साथ आएगा, एक बार ए के साथ। तो मैं आपको बता चुका हूं ए और बी का इंटरसेक्शन करिए या बी और ए का इंटरसेक्शन करिए, बात सेम है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, बात सेम है। तो ए और बी का पेयर बन चुका है। तो जब हम बी से शुरुआत करेंगे तो बी को ए से मिलाएंगे, तो बी और ए पहले से बने बनाए। अब बी का पेयर किसके साथ बनेगा, सी के साथ, और देखिए बी और सी का पेयर नहीं बना है, तो बी इंटरसेक्शन सी, और बी का पेयर किसके साथ बनेगा, डी के साथ बनेगा। देखिए बी और डी भी नहीं हुए हैं, तो बी इंटरसेक्शन डी बराबर 5, और बी का भी पेयर हो चुका। अब सी से स्टार्ट करेंगे, देखिए सी का पेयर ए के साथ बना है, देखिए सी और ए बने हुए, सी का पेयर बी के साथ बने हुए, सी का पेयर डी के साथ नहीं बना है, तो सी इंटरसेक्शन डी बराबर 5। अब डी का देखिए, डी का पेयर ए के साथ है डी और ए, डी का पेयर डी के साथ नहीं है, तो डी इंटरसेक्शन डी बराबर 5 होना चाहिए, और डी का पेयर सी के साथ बना हुआ है बस। तो अगर ये सारी कंडीशन क्या हो जाए, 5 हो जाए, तो ये चारों क्या होते हैं, युग्मता विसंगत समुच्चय होते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन तथा कॉम्प्लीमेंट पर आधारित प्रश्नावली के क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब मैं इस वीडियो को, इस चैप्टर को अगले दिन भी कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू। Welcome student, welcome to another video tutorial from Shivaji Group of Institution. In the previous lecture I told about the life and the definition of life and the characteristics of the living beings. Today we are going to discuss some important biologists related to the biology. These scientists are very important and they are asked in the examination also, so listen carefully and watch the video. First of all, the first scientist is Andreas Vesalius. Andreas Vesalius is one of the scientists, one of the biologists who wrote the book on the structure of human body. इन्होंने structure of human body नामक पुस्तक लिखी थी और इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहते हैं। एंड्रियस वेसेलियस को क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। व्हाट इज एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होती है, the study of internal structure is called anatomy, and what is morphology, the study of external structure of individual is called morphology. So understand what is anatomy. anatomy किसे कहते हैं, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना anatomy कहलाता है, और बाह्य संरचना का अध्ययन करना morphology कहलाता है। कहते हैं कि मतलब किसी भी इंडिविजुअल की हम बाहर से क्या देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, उसकी आकृति देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसका शेप देख सकते हैं, बट इंटरनल स्ट्रक्चर हम नहीं देख सकते। तो ये जो एंड्रियस वेसेलियस थे, इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर, प्लांट्स और एनिमल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा और उसके ऊपर स्टडी किया। तो याद रखिएगा, एंड्रियस वेसेलियस ने कौन सी बुक लिखी थी, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इन्होंने बुक लिखी थी और इनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजिस्ट इज विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर साइंटिस्ट रिलेटेड टू द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी।
1628 में। याद रखिएगा विलियम हार्वे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी इन्होंने 1628 में। कब की थी? 1628 में। विलियम हार्वे related to the blood circulatory system of human body. Next biologist is Jensen. In 1590 जेनसन ने कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप बनाया था। क्या बनाया था इन्होंने? कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप बनाया था जेनसन ने 1590 में, और इसी कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप से फिर फर्दर स्टडीज हुई। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है, नेक्स्ट बायोलॉजिस्ट है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी। याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी। एक्चुअली में इन्होंने डेड सेल को देखा था। इन्होंने प्लांट मतलब इन्होंने कॉर्क को देखा था। प्लांट में जो कॉर्क पाया जाता है ना, उसको इन्होंने देखा था, कॉर्क की सेल्स को देखा था। ठीक है, और इन्होंने उस सेल्स को सेलुला नाम दिया था। सेलुला मीन्स होता है कंपार्टमेंट। इस टाइप में स्ट्रक्चर था सेल का, कॉर्क की सेल का इस टाइप में स्ट्रक्चर था। इसको इन्होंने सेलुला टर्म दिया, जो ग्रीक लैंग्वेज में सेलुला, ग्रीक लैंग्वेज दिया था सेलुला, और सेलुला का मीन्स होता है क्या? कंपार्टमेंट। ठीक है, एक बंद रूम या एक बंद कमरा कहा जा सकता है इसको। तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को देखा। कहाँ से देखा था? कॉर्क सेल को देखा था, और इन्होंने इस कॉर्क सेल्स की जो स्टडी की थी उसको अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में लिखा था। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी थी? माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रॉबर्ट हुक ने लिखी थी 1665 में। और इसी माइक्रोग्राफिया बुक में इन्होंने सेल के बारे में सारा अध्ययन लिखा था। याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले नॉन लिविंग सेल को देखा था। लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था? लिविंग सेल को सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने देखा था। इन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा दांतों के खुरचे मैल, तालाब के गंदे जल, वर्षा के पानी को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। और इन्होंने जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्हें काफ़ी छोटे छोटे टिनी एनिमलिक्यूल्स दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? इन्हें टिनी एनिमलिक्यूल्स दिखाई दिए। तो सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने देखा था। याद रखिएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने लिविंग सेल को देखा था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा? तो लिविंग सेल को सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने देखा, और सबसे पहले डेड सेल को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने, क्योंकि इन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जीवाणुओं को देखा, टिनी एनिमल्क्यूल्स को देखा, एरनबर्ग ने उन्हीं टिनी एनिमल्क्यूल्स को बैक्टीरिया नाम दिया था। द टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय एरनबर्ग। किसने दिया था? एरनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया था। इसलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? Microbiology is a branch of a science that deals with the study of microorganism. विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते। उन सारे जंतुओं को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। और इन्हीं सूक्ष्म जीव को सबसे पहले किसने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने देखा था। इसीलिए इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। Now, the sixth biologist is Marcelo Malpighi. Marcelo Malpighi को हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहते हैं। इन्होंने मार्सेलो मैल्पिगी ने इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी किसलिए कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी, माइक्रोस्कोप को देखा था। ठीक है, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप को जेनसन ने देखा था। याद रखिएगा। ठीक है, और माइक्रोस्कोप के फादर किसे कहते हैं? मार्सेलो मैल्पिगी को कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं जॉन रे की। जॉन रे एक ऐसे बायोलॉजिस्ट थे। जॉन रे जो है इनको हम, ये टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रिलेटेड विद टैक्सोनॉमी, रिलेटेड विद टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। और जॉन रे ने सबसे पहले टर्म स्पीसीज
दिया था। इन्होंने सब ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि टर्म स्पीसीज किसने दिया था? टर्म स्पीसीज जॉन रे ने दिया था। किसने दिया था? जॉन रे ने। कौन सा टर्म? स्पीसीज। स्पीसीज को हिंदी में हम बोलते हैं जाति। एक ही जाति जो होती है, जाति की डेफिनेशन क्या होती है? स्पीसीज क्या है? ये सबसे पहले याद रखिए कि स्पीसीज होती क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड स्पीसीज। एक जैसे लोगों का समूह क्या कहलाता है? स्पीसीज कहलाता है। जैसे हम बात करें कि डॉग का एक ग्रुप है तो वो डॉग की अपनी स्पीसीज हो गई, कैट की अपनी स्पीसीज हो गई, ह्यूमंस की अपनी स्पीसीज हो गई, बर्ड्स की अपनी स्पीसीज हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा स्पीसीज क्या होता है? व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज द ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल। एक जैसे लोगों का समूह क्या कहलाता है? जाति कहलाता है। द ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड स्पीसीज। स्पीसीज, व्हाट इज स्पीसीज? द ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल। वहाँ पे सारे इंडिविजुअल सिमिलर होने चाहिए, सब में सिमिलरिटीज पाई जानी चाहिए, सबका डीएनए एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज बोलेंगे। तो टर्म स्पीसीज सबसे पहले किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। जॉन रे रिलेटेड है टैक्सोनॉमी से। टैक्सोनॉमी क्या होता है? व्हाट इज टैक्सोनॉमी? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इनटू अ लॉफुल पैटर्न। एक लॉफुल पैटर्न में जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी में जो स्पीसीज होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जो हायरार्की होती है, हायरार्की मीन्स एक क्रम होता है जिसके अनुसार हम जीवों को उस क्रम में रखते हैं। हायरार्की में जो सबसे छोटी चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज कहते हैं। तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? स्पीसीज। यानी कि देखिए यहाँ पर समझिएगा, बहुत सारी स्पीसीज आपस में मिलकर जीनस बनाती हैं। बहुत सारे जीनस आपस में मिलकर ऑर्डर बनाते हैं। इस तरीके से ये क्रम ऊपर चलता चला जाता है। ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम। इस तरीके से इसकी ये जो हायरार्की होती है इसी में हम किसी भी स्पीसीज को पर्टिकुलर इसी में हम रखते हैं, एक जैसी स्पीसीज। और स्पीसीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड स्पीसीज। जीनस क्या होता है? देखिए यहाँ से डेफिनेशन कैसे निकालेंगे? स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल। जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस। ठीक है, ऑर्डर क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस इज कॉल्ड ऑर्डर। ठीक है, फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर इज कॉल्ड फैमिली। फाइलम क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली इज कॉल्ड फाइलम। किंगडम क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम इज कॉल्ड किंगडम। तो ये सीरीज चलती है। कहने का मतलब स्पीसीज के समूह को, जाति, एक जैसी जाति की स्पीसीज क्या होती है? मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, एक ही जैसे लोगों का समूह क्या कहलाता है? स्पीसीज कहलाता है। और सारी जातियां जब आपस में मिल जाती हैं तो ये जीनस बनाते हैं। सारे जीनस आपस में मिल जाते हैं तो ये ऑर्डर बनाते हैं। और सारे ऑर्डर आपस में मिल करके इस फैमिली बनाते हैं। और फैमिली आपस में मिल करके फाइलम बनाती हैं। और फाइलम आपस में मिल करके किंगडम बनाते हैं। तो किंगडम जो होती है वो हायरार्की में हाईएस्ट रैंक पर आती है। और जो स्पीसीज होती है वो हायरार्की में सबसे लोएस्ट रैंक पे आती है। इसलिए इसको हम स्पीसीज को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। किसने दिया था टर्म? याद रखिएगा, टर्म किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। अब बात करते हैं कैरलस लीनियस की। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रिलेटेड टू द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं और इनको बहुत पूछा जाता है। कैरलस लीनियस ने सबसे पहले 1735 में अपनी एक बुक लिखी थी। सबसे पहली बुक थी जो टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन के नाम से मार्केट में आई। और इन्होंने इस बुक में एक्चुअली में ऑर्गेनिजम्स को एक निश्चित क्रम में रखा था। इस बुक को हम सिस्टर्मा नेचुराई कहते हैं। सिस्टर्मा नेचुराई 1735 में कैरलस लीनियस के द्वारा लिखी गई थी। और इसी सिस्टर्मा नेचुराई बुक में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कैरलस लीनियस ने। किसने दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरलस लीनियस ने दिया था। कौन सी बुक में दिया था? सिस्टर्मा नेचुराई। सिस्टर्मा नेचुराई में क्या था? प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन था। सिस्टर्मा नेचुराई में कैरलस लीनियस ने क्या लिखा था? प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन लिखा था। इन्होंने करीब करीब 500 पौधों का क्लासिफिकेशन किया और अपनी बुक सिस्टर्मा नेचुराई में लिखा।
तो इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने क्या सिस्टर्मा नेचुराई बुक लिखी थी। ये क्या है? सिस्टर्मा नेचुराई ये बुक है जो 1735 में पब्लिश हुई थी, सिस्टर्मा नेचुराई। और इसके बाद इनको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किस बुक में दिया गया था? सिस्टर्मा नेचुराई में दिया गया था। अब बात आती है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, तो इसको समझेंगे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जैसा कि नाम से यहाँ पर समझ में आ रहा है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाई मीन्स होता है टू, बाई कहीं भी लग जाए तो उसका मीन्स क्या होता है? टू। नॉमियल मीन्स होता है नेम। तो बाइनोमियल का मतलब दो नाम। इसका हिंदी में अर्थ क्या निकल रहा है हमारे पास कि दो नाम। इसका मतलब ये हुआ, कैरोलस लिनियस ने ये बताया कि किसी भी जंतु के दो नाम होते हैं। दो नाम का मतलब ये होता है कि कोई भी जंतु जब उसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वो दो जो उसका जो नॉमेनक्लेचर करते हैं उसमें क्या होते हैं? बाइनोमियल सिस्टम में किया जाता है। अब आती है बात बाइनोमियल सिस्टम क्या होता है। तो बाइनोमियल सिस्टम क्या होता है, याद रखिएगा। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, जूलॉजिकल नेम देते हैं या बॉटनिकल नेम देते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है वो लिखा जाता है, वो उसकी जीनस का नाम लिखा जाता है। किसका नाम लिखा जाता है? जीनस का। तो जीनस का नाम पहले आता है, फिर इस जीनस के नाम के बाद फिर उसकी स्पीसीज का नाम आता है। किसका नाम आता है? स्पीसीज का नाम आता है, याद रखिएगा। ठीक है, स्पीसीज का नाम बाद में आता है, जीनस का नाम पहले आता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले उसका जीनस रखेंगे, फिर उसके बाद उसकी स्पीसीज रखेंगे, उसकी जाति रखेंगे। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे इस समय आम का सीजन चल रहा है और मैंगो का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है मैंगनीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंगनीफेरा इंडिका। ठीक है, तो मैंगनीफेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंगनीफेरा रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आम की वह स्पीसीज जो इंडिया में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैंगनीफेरा इंडिका बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो नाम है वो जीनस का होगा, दूसरा वाला जो नाम होगा वो किसका होगा? स्पीसीज का होगा, याद रखिएगा। पहला जीनस का नाम होगा, दूसरा नाम जो है वो स्पीसीज का होगा। इसी सिस्टम को हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम कहते हैं। इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, क्योंकि कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। तो जो है इसीलिए हम इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इनको क्या कहा था? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट, नेक्स्ट बायोलॉजिस्ट की, जिसे क्यूवियर कहते हैं। क्यूवियर ने कंपैरेटिव एनाटॉमी और पैलिएंटोलॉजी की खोज की थी। किसकी? पैलिएंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी की खोज की थी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि आंतरिक अंगों को अलग अलग प्रकार से देखा। एक जाति में, एक स्पीसीज में देखा, एक स्पीसीज के आंतरिक संरचना को देखा, दूसरी स्पीसीज के आंतरिक संरचना को देखा उन्होंने, इसलिए इनको बोलते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी की खोज किसने की थी? क्यूवियर ने की थी। और इन्होंने पैलिएंटोलॉजी की भी खोज की थी। याद रखिएगा, पैलिएंटोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज पैलिएंटोलॉजी? पैलिएंटो मीन्स होता है जीवाश्म, लॉजी मीन्स होता है स्टडी, यानी कि जीवाश्म का अध्ययन करना। जीवाश्म का अध्ययन करना पैलिएंटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पैलिएंटोलॉजी कहलाता है। और जीवाश्म क्या होते हैं? आप इंग्लिश में से फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो जमीन में जो पहले जीव जंतु पाए जाते थे, जो जीव जंतु पहले पाए जाते थे, वो रिवोल्यूशन होने की वजह से पृथ्वी के नीचे दब गए। रिवोल्यूशन हुआ अर्थ में, 2 बार रिवोल्यूशन हुआ, और रिवोल्यूशन होने की वजह से वो अर्थ के नीचे दब गए, और उनके एक्सप्रेशंस और उनके रिमिनेंट्स आज भी पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं। जब भी कहीं खुदाई होती है तो उनके अवशेष प्राप्त होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। तो पैलिएंटोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलिएंटोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं उसको हम पैलिएंटोलॉजी कहते हैं।
Now, the next scientist is Jean-Baptiste de Lamarck. This is one of the most important scientists related to the ecology. इकोलॉजी से रिलेटेड ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हाइपोथेसिस दी थी इवोल्यूशन की, याद रखिएगा। इनको जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क कहते हैं और इनका लैमार्कनिज्म और एक इनके बाद जो साइंटिस्ट आए थे डार्विन साइंटिस्ट, ये दो हाइपोथेसिस रिगार्डिंग टू द इवोल्यूशन के रिगार्डिंग ये हाइपोथेसिस थी, इनकी अपनी परिकल्पनाएं थी। तो लैमार्क ने क्या दिया था? हाइपोथेसिस रिगार्डिंग टू द इवोल्यूशन। So students, this is all over today. Thank you. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको कबीरदास द्वारा रचित पदावली शीर्षक के अंतर्गत पद संख्या 1 और 2 की व्याख्या पढ़ाई। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको पद संख्या 3, 4 और 5 की व्याख्या पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक में काव्यखंड में संकलित पदावली शीर्षक को निकालकर उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ें। तो पद संख्या 3 है, पंडित वाद बदनते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खाण कहाँ मुख मीठा, पाव कहाँ पाँव जी नाच है, जल कई दिशा बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित वाद बदनते झूठा, ये जो विद्वान लोग बातें बताते हैं, ये असत्य बातें बताते हैं, झूठ बातें बताते हैं। राम कहाँ दुनिया गति पावे, ये कहते हैं कि राम के नाम का स्मरण करने से दुनिया गति माने होता है मोक्ष, दुनिया मोक्ष को पा जाती है। खाण कहाँ मुख मीठा, यदि ऐसा होता तो खाण माने होता है बच्चों गुड़, गुड़ कहने मात्र से मुख मीठा हो जाता। पावक कहाँ पाँव जे दाच है, और पावक माने होता है अग्नि, और अग्नि कहने मात्र से पाँव, दाच है माने होता है जल जाते, और अग्नि कहने मात्र से पाँव जल जाते। जल कहने तृषा बुझाई, तृषा माने होता है प्यास, और जल कहने मात्र से प्यास बुझ जाती। भोजन कहाँ भूसी जे भाते, और भोजन का नाम मात्र लेने से भूख भाग जाती या मिट जाती। तो सब कोई गिर जाए, और ऐसा अगर ये सारी चीजें संभव हो जाती तो प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करने से, निर्गुण निराकार ईश्वर का स्मरण करने से हर कोई मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। नर के साथ सुबह हरि होते, सुबह माने होता है तोता। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के साथ साथ रटाने पर तोता भी राम के नाम का स्मरण करने लगता है। हरि प्रताप को न जाने, प्रताप का मतलब होता है जो प्रताप, हरि माने भगवान के, परंतु भगवान के प्रताप को नहीं जानता। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, यदि कभी वह बंधन मुक्त होकर जंगल में उड़ जाता है, बहुर नस्ल तय आए, तो उसे फिर राम के नाम का स्मरण नहीं आता। साची प्रीत विषय माया से, कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम जो है वो साची प्रीत विषय माया सुहर भक्तन सुहास है। सच्ची प्रीत करने वाले हरि भक्तन माने हरि भक्तों के लिए ये जो माया है वो विष के समान है। कहीं कबीर प्रेम नहीं उपजो, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि परमात्मा के प्रति तुम्हारे मन में सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, बांधो जासी, बांधो जासी मतलब यमलोक यथार्थ मृत्यु, तो तुम्हें जो है मृत्यु के बंधन को प्राप्त करके यमलोक अवश्य जाना पड़ेगा। अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता रहे। बच्चों आया समझ में? एक बात को मैं इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। पंडित वाद बदनते झूठ, कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वान
भोजन करने मात्र से भूख मिट जाती, तो सब कोई तीर जाती। तो ऐसा अगर ये सारी चीजें संभव होने लगती तो प्रभु के नाम का स्मरण करने से, ईश्वर के नाम का स्मरण करने से हर कोई मोक्ष को प्राप्त कर लेता। नर के साथ सुआ हरि बोले, कबीरदास जी कहते हैं कि रटाने पर तो मनुष्य के साथ साथ तोता भी हरि के नाम को बोलने लगता है, भगवान के नाम को बोलने लगता है। हरि प्रताप न जाने, प्रताप माने होता है जो प्रताप, परंतु भगवान के प्रताप को नहीं जानता। और यही कारण होता है जो कब उड़ जाए जो कभी वो उड़कर जंगल में पहुंच जाता है, बहुर न सुनते आए, तो उसे फिर भगवान के नाम का स्मरण नहीं रहता। साची प्रीत विषय माया सची प्रीत करने वाले हरि भक्तन सुहासी, भगवान के भक्तों के लिए ये मोह माया विष के समान है। कहीं कबीर प्रेम नहीं उपजो बांधो जासी, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हे अंतरात्मा तुम्हारे मन में परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो तुम मोक्ष को नहीं प्राप्त करोगे, बल्कि जन्म और मृत्यु के बंधनों में जकड़े हुए बार बार इस संसार में आते रहोगे और यमलोक को प्राप्त करते बचो। आया होगा आपको समझ। यदि बच्चों काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो प्रस्तुत पद में सदुकड़ी भाषा पढ़ रहे हैं, उपदेशात्मक शैली है, उपदेशात्मक के साथ मुक्तक शैली है। रस जो है वो यहाँ पर भक्ति रस है, भक्ति रस होने के कारण वो जो प्रसाद गुण है। और अलंकार की बात अगर करें तो अनुप्रास अलंकार है, लक्षणा शब्द से। तो बच्चों आगे होगा समझ में। अब हम आते हैं पद संख्या 4। तो अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे बच्चों। पद संख्या 4, हम न मरे मरी है संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हम न मरे मरी है संसार, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, बल्कि ये संसार मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हमको मिलिया जिया न पारा, हमको तो जीवन देने वाला स्वयं परमात्मा मिल गया है। अब न मरे मरने मन माना, मैंने तो मन ही मन मान लिया है कि अब मेरी मृत्यु नहीं मान होगी। ते मुँह जिन राम न जाना, मृत्यु तो उनकी होती है जो ईश्वर को जान नहीं पाते, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाते। साकत मरे संत जन जी, साकत माने होता है बच्चों शक्ति के उपासक, साकत माने होता है सत्य के उपासक। साकत मरे, कबीरदास जी कहते हैं कि जो शक्ति की उपासना करने वाले हैं वो मोक्ष मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। संत जन जीव, परंतु जो संत है वो तो सदैव सदैव के लिए जीवित बने रहते हैं। भरी भरी राम रसायन पी, और अपनी जीवा से भगवान के नाम रूपी स्मरण के रस को सदैव पीते रहते। हरि मरी है तो हम मरी। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। हरि न मरे हम काहे को मरे, यदि वो परमात्मा अजर और अमर है, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा तो मैं मृत्यु को क्यों प्राप्त होगा। कहीं कबीर मन मन ही मिला, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने अंतर्मन को उस परमात्मा से मिला लिया, अर्थात एकाकार कर लिया। अमर है सुख सागर का, अब उस परमात्मा रूपी सुख के समुद्र को पाकर मैं अमरता को प्राप्त कर चुका हूँ, अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका हूँ। बच्चों ये बहुत सरल था पर आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पर भी बच्चों भाषा कौन सी आप पढ़ रहे हैं, सदुकड़ी भाषा। इसके साथ ही भक्ति रस, क्योंकि ईश्वर के नाम स्मरण की महत्ता का वर्णन किया गया है। और जहाँ पर बच्चों भक्ति रस होता है वहाँ प्रसाद गुण होता है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर माँ वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है।
बच्चों, कबीर की भक्ति जो है वो माधुर्य भाव की है। कबीर की आत्मा को जो है पत्नी के रूप में और परमात्मा को पति के रूप में क्या किया है, स्वीकार किया है। कबीर के नाम जो है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि निर्गुण निराकार राम है, क्योंकि कबीर का मानना था राम नाम तिन लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। इसके साथ ही कबीर ये भी मानते हैं कि परमात्मा अजर और अमर है और उसका अंश आत्मा भी अजर और अमर है। बच्चों, इसके बाद हम आते हैं पद संख्या 5 पर। पदावली के अंतर्गत पद संख्या 5 परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस पद की व्याख्या को आप बहुत ही गंभीरता से पढ़ें। कबीरदास जी क्या कहते हैं? काहे नन्ही तू नारी, तेरी नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, ना तल तपट न ऊपर आग, तोर हेतु कब कासन निरा, कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर दो अर्थ लेंगे, एक कमल के पक्ष में और दूसरा आत्मा के पक्ष में। रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। काहे नन्ही तू कमला, पहले लिखते हम, पहले जानते हैं कमल के पक्ष में, कमलिनी के पक्ष में। कमलिनी के पक्ष में अर्थ होगा काहे नन्ही तू मिला। कबीरदास कहते हैं कि हे कमलिनी, तू क्यों मिलाना होकर मुझाना, तू क्यों मुझा रही है, तेरे नाल सरोवर पानी। नाल में होता बच्चों डंठल, तेरे डंठल में सरोवर का पानी है, फिर क्या कारण है कि तू मुझा रही है। जल में उत्पत्ति जल में वास, हे नदी हे कमलिनी, तू जल से ही उत्पन्न हुई है और जल में ही तू निवास करती है। जल में नलनी तोर निवास, हे जल कमलिनी हे मुनि, तुम्हारा निवास स्थान जल में ही है। ना तल तपट ना ऊपर, ना तो तल तप रहा है और ना ऊपर किसी तरह की आग है। तोर हेतु कहूँ कास हेतु माने होगा बच्चों यहाँ प्रेम, तुम्हारा किससे प्रेम हो गया है, जिसके प्रेम के वियोग में बिछड़कर तुम दिन रात गुमरा रही। कहे कबीर जे उदिक समान, उदिक माने होता है जो। कबीरदास जी कहते हैं कि जो जल के समान होते हैं, ते नहीं मुए हमारे जान, हमारी समझ में वो वृत्ति को प्राप्त नहीं होती। बच्चों, आत्मा के पक्ष में अर्थ आपको समझ में आ गया है। अब हम अर्थ जो पढ़ रहे हैं वो आत्मा के पक्ष में। अभी मैंने जो अर्थ आपको बताया वो कमलिनी के पक्ष में था, अब मैं आपको जो अर्थ बताने जा रही हूँ वो आत्मा के पक्ष में। कबीरदास जी कहते हैं काहे नलिनी तू कमला, हे कमलिनी रूपी आत्मा, तू क्यों मुझा रही है, तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरी जो नाल है, तेरी जो उत्पत्ति है वो परमात्मा रूपी सरोवर के पानी से हुई है। जल में उत्पत्ति जल में वास, तू उस परमात्मा रूपी जल से उत्पन्न कर हुई है और उस परमात्मा रूपी परमात्मा के द्वारा बनाए गए संसार रूपी जल में ही निवास कर रही है। ना तल तपत ना ऊपर, ना नीचे कोई ताप है, दुख है, और ना ही ना ऊपर ना तो किसी तरह की कोई विषय वासना है। तो हेतु कहूँ का संघात आत्मा, तुझे किससे प्रेम हो गया है जिसके कारण तू दिन पर दिन जो है मुझा रही। कहीं कबीर जे उदिक समान, कबीरदास जी कहते हैं कि जो जल के समान होते हैं, ते नहीं हुए हमारे जान, हमारी समझ में वो वृत्ति को प्राप्त नहीं। तो बच्चों, पद संख्या 5 की व्याख्या भी आपकी समझ में आ रही होगी। बच्चों, इस पद की में भी जो भाषा है वो सर्वोपरि भाषा है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है। इसके साथ ही बच्चों जो रस है वो भक्ति रस है, भक्ति और शांत रस
मुझे आशा है कि आज जो मैंने व्याख्या आपको पढ़ाई है वो समझ में आ रही होगी। तो जो मुख्य बिंदु इस इन पदों की व्याख्याओं का निकल कर रहा है वो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर छंद जो है वो गे है। कौन सा छंद है बच्चों? गे है। जैसे साथी जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें दोहा छंद था, परंतु